सेटल डाउन क्लास प्लीज, सेटल डाउन। वेलकम। आज हम अपने एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के इस फाइनल क्रैश कोर्स सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मेरा प्राइमरी गोल आज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिना किसी फ्लफ के सीधे उन हाई यील्ड टॉपिक्स पर अटैक करना जो एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाते हैं। एक सीनियर प्रोफेसर के तौर पर मेरा आपको यह स्ट्रिक्ट अश्योरेंस है, अगर आज इस रिवीजन मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट्स को आपने थरोली समझ लिया तो हाई ग्रेड्स फुली गारंटीड हैं। तो सभी स्टूडेंट्स तुरंत अपनी नोटबुक्स निकाल लें और अगले कुछ समय तक पूरा फोकस स्क्रीन पर बनाए रखें। लेट्स बिगिन। आज की क्लास का सिलेबस रोड मैप स्क्रीन पर है, फटाफट देख लीजिए। शुरुआत होगी फाउंडेशंस और नाइट्रोजन साइकिल से, फिर हम एक्सट्रीमोफाइल्स और बायोफिल्म स्टेजेस पढ़ेंगे। उसके बाद बायो रिमीडिएशन और अनकन्फ्यूजिंग बायो टर्मिनोलॉजीज की डेप्थ में जाएंगे, फिर प्लांट्स और हैवी मेटल्स का इंटरैक्शन और एंड में कंपोस्टिंग और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। क्लास के दौरान मैं स्ट्रिक्टली मार्क करवाऊंगी कि 10 नंबर और 5 नंबर के गारंटीड क्वेश्चंस एग्जैक्टली किन यूनिट से आने वाले हैं, तो अलर्ट रहिएगा। ऑलराइट, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन में उन हाई यील्ड टॉपिक्स पर पूरा फोकस होगा जो पेपर्स में आना लगभग तय है। हमेशा याद रखिए क्लास, माइक्रोब्स इस प्लैनेट को चलाने वाले इनविजिबल इंजन्स हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। ये बेसिकली वो बायोजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उन केमिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है जिन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसानी से यूज कर सकें। ध्यान दीजिए क्लास, हमारी हवा में करीब 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पता है वो प्लांट्स के किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें N2 मॉलिक्यूल्स के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब तक हमारे माइक्रोबियल वर्कर्स अपने स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स यूज करके उस बॉन्ड को तोड़ ना दें और उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ना ले आएं, वो हवा में कंप्लीटली इनर्ट और यूजलेस पड़ी रहती है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कॉन्सेप्ट हाईली इंपॉर्टेंट है। इस साइकिल के 5 स्टेप्स और उनके स्पेसिफिक बैक्टीरिया के नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए। पहला स्टेप, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ एटमॉस्फेरिक N2 अमोनिया में कन्वर्ट होती है। यहाँ आंसर शीट में राइजोबियम का नाम डेफिनेटली हाईलाइट होना चाहिए। दूसरा है नाइट्रोफिकेशन, जहाँ अमोनिया पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलता है। यहाँ नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर काम आते हैं। तीसरा स्टेप एसिमिलेशन है, यानी प्लांट्स का इस नाइट्रेट को डायरेक्टली अपनी रूट हेयर से अपटेक करना। चौथा, एमोनिफिकेशन, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स वापस अमोनियम में ब्रेकडाउन होता है। और पांचवा आखिरी स्टेप, डीनाइट्रिफिकेशन, जहां स्यूडोमोनास बैक्टीरिया उस नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस बनाकर हवा में रिलीज कर देते हैं। अब सुनिए, एग्जाम प्रेशर में इनका सीक्वेंस भूलने की प्रॉब्लम बहुत आम है। मैंने कई बैचेस देखे हैं जो सीक्वेंस गलत कर देते हैं, इसलिए इस मेमोरी ट्रिक को आज ही रट लीजिए। फनी नन्स ऑलवेज अटेंड डिनर्स। F से फिक्सेशन, N से नाइट्रिफिकेशन, A से असिमिलेशन, A से अमोनिफिकेशन और D से डीनाइट्रिफिकेशन। इस सिंपल ट्रिक के साथ एग्जाम में सीक्वेंस कभी गलत हो ही नहीं सकता। चलिए, मूविंग ऑन टू यूनिट 2। सभी कैंडिडेट्स अलर्ट हो जाएं क्योंकि ये सेक्शन पूरी तरह से एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और मेरे जैसे यूनिवर्सिटी एग्जामिनर्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है। स्क्रीन पर जो एक्सट्रीमोफाइल्स का अडेप्टेशन टेबल है उसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। 3 कैटेगरीज हैं। थर्मोफाइल्स एक्सट्रीम हीट में रहते हैं, इनमें थर्मोस्टेबल प्रोटीन्स और रिवर्स जाइरेज नाम का एंजाइम होता है। रिवर्स जाइरेज क्या करता है? ये डीएनए में पॉजिटिव सुपरकॉइल्स इंट्रोड्यूस करता है जो हाई हीट में डीएनए डबल हेलिक्स को मेल्ट होने से स्ट्रिक्टली बचाता है। इसमें थर्मस एक्वाटिकस का नाम जरूर आना चाहिए, याद है ना? इसी से पीसीआर टेस्ट वाला टैग पॉलीमरेज मिलता है। फिर आते हैं साइक्रोफाइल्स, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में सर्वाइव करते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन्स में प्यूफाज यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो 0 डिग्री में भी मेम्ब्रेन को जमने नहीं देते, और इनके एंटी फ्रीज प्रोटीन्स आइस क्रिस्टल्स को ब्लॉक करते हैं। तीसरा, हेलोफाइल्स, जो एक्सट्रीम सॉल्ट में सॉल्ट इन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, यानी ये अपने सेल के अंदर भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं ताकि ऑस्मोसिस के कारण उनका सेल श्रिंक ना हो जाए। एग्जाम में मैकेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का नाम डिटेल में लिखेंगे, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं बायोफिल्म्स पर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिटी बिल्ट ऑन अ सरफेस की कल्पना कीजिए। यहाँ बैक्टीरिया आम नागरिकों की तरह हैं। वो अपने चारों तरफ एक स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसे हम EPS कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ये EPS उस सिटी की स्ट्रॉन्ग दीवारें और सड़कें हैं
ये जनरली पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए का एक बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो इस पूरी माइक्रोबियल कम्युनिटी को एक साथ मजबूती से बाइंड करके रखता है। बायोफिल्म फॉर्मेशन की ये 5 स्टेजेस एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। स्टेप 1 रिवर्सिबल अटैचमेंट। यहाँ प्लैंक्टोनिक यानी फ्री फ्लोटिंग बैक्टीरिया सरफेस से लाइटली इंटरैक्ट करते हैं। स्टेप 2 इरिवर्सिबल अटैचमेंट। अब वो एडहेसेंस प्रोड्यूस करके खुद को परमानेंटली एंकर कर लेते हैं। स्टेप 3 माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन। उनकी पॉपुलेशन तेजी से मल्टीप्लाई होती है। स्टेप 4 मैच्योरेशन। क्लास ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ कोरम सेंसिंग शुरू होता है। कोरम सेंसिंग एक तरह का केमिकल कम्युनिकेशन है जहाँ बैक्टीरिया ऑटो इंड्यूसेस रिलीज करते हैं। जब बैक्टीरिया की भीड़ बढ़ती है, इन केमिकल्स का लेवल एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है जिससे उनके स्पेसिफिक जीन्स टर्न ऑन हो जाते हैं और एक मैच्योर 3D स्ट्रक्चर बनता है। और स्टेप 5 डिस्पर्जन। जब खाना यानी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी आबादी छोड़कर नई जगह बसाने निकल पड़ते हैं। रैपिड रिकॉल के लिए इस निमोनिक को दिमाग में बैठाइए। आ आंट गॉट माई डॉग। अटैच, एंकर, ग्रो, मैच्योर, डिस्पर्स। अपने नोट्स में इस टॉपिक पर एक बड़ा सा स्टार बना लीजिए क्योंकि ये गारंटीड 10 मार्कर है। एग्जामिनर हमेशा पूछता है कि मैच्योर बायोफिल्म्स फ्री फ्लोटिंग बैक्टीरिया के कंपैरिजन में एंटीबायोटिक्स से 1000 गुना ज्यादा रेजिस्टेंट क्यों होते हैं। इसके एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन सुनिए। पहला, EPS मैट्रिक्स एक इम्पेनेट्रेबल फिजिकल शील्ड बनाता है जिससे ड्रग्स अंदर घुस ही नहीं पाती। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन, बायोफिल्म के एकदम डीप लेयर्स में डोमेंट परसिस्टर सेल्स छुपे होते हैं। एंटीबायोटिक्स आमतौर पर सेल वॉल सिंथेसिस या प्रोटीन ट्रांसलेशन जैसे एक्टिव प्रोसेसेस पर हमला करती हैं, इसलिए इन इनएक्टिव परसिस्टर सेल्स पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा ड्रग मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर फेंकने वाले एफ्लक्स पंप्स का अप रेगुलेशन और क्वारम सेंसिंग मिलकर इस पूरी बायोफिल्म कम्युनिटी को टोटली इनविंसिबल बना देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए यूनिट 3 में एंटर करते हैं। यहाँ एक स्ट्रिक्ट टिप है। एग्जामिनर्स उन टेक्निकल टर्म्स में स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करना बहुत पसंद करते हैं जिनकी शुरुआत बायो प्रीफिक्स से होती है। आइए इन 5-6 कंफ्यूजिंग टर्म्स को एक ही जगह कॉम्प्रिहेंसिवली सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहला टर्म है बायोसॉर्प्शन। इसे स्ट्रिक्टली एक पैसिव सरफेस लेवल प्रोसेस के रूप में याद रखना है। इसका मतलब है कि माइक्रोबियल सेल इस प्रोसेस में एक भी ATP यानी कोई एनर्जी खर्च नहीं करता। असल में होता क्या है कि हेवी मेटल आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और बैक्टीरिया के सेल वॉल कंपोनेंट्स जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन उनमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये हेवी मेटल्स सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेल के बाहर उसके सरफेस पर चिपक जाते हैं। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा पैसिव है कि जिंदा तो छोड़िए, डेड बैक्टीरियल सेल्स भी बायोसॉर्प्शन आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए बायो अक्यूमुलेशन से। बायोसॉर्प्शन के ठीक ऑपोजिट है ये प्रोसेस। ये एक एक्टिव एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें हेवी मेटल्स सिर्फ सेल के बाहर सरफेस पर आकर नहीं चिपकते, बल्कि प्रॉपरली लिविंग माइक्रोबियल सेल के बिल्कुल अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अंदर जाने के बाद सेल इन टॉक्सिक मेटल्स को मेटलोथायोनीन्स जैसे स्पेसिफिक मेटल बाइंडिंग प्रोटीन्स के अंदर पूरी तरह सिक्वेस्टर कर देता है ताकि हेवी मेटल टॉक्सिसिटी सेल की इंटरनल मशीनरी को तबाह ना कर दे। ये कंपैरिजन बहुत क्लियर होना चाहिए। तीसरा टेक्निकल टर्म आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एक क्रूशल फंडामेंटल पॉइंट जो आपकी एग्जाम आंसर्स में जरूर हाईलाइट होना चाहिए वो ये है कि हेवी मेटल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, इसलिए उन्हें दुनिया में कभी भी डिस्ट्रॉय या कंप्लीटली डिग्रेड नहीं किया जा सकता। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो उन्हें बायो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक लेस टॉक्सिक या वॉलेटाइल फॉर्म में केमिकली ऑल्टर कर देते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का यूज करके मेटल का वैलेंसी स्टेट चेंज कर देना, जिससे या तो मेटल गैस बनकर उड़ जाए या फिर सॉलिड प्रेसिपिटेट बनकर वही सॉइल में इमोबिलाइज हो जाए। एसिडिथियोबैसिल्स का नाम यहाँ फिट बैठता है। बायो ऑगमेंटेशन और बायो स्टिम्युलेशन के बीच का कंपैरिजन एग्जाम्स का एब्सोल्यूट स्टेपल क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए। बायो ऑगमेंटेशन का मतलब है लैब में जेनेटिकली इंजीनियर या कल्चर किए गए नए बैक्टीरिया को किसी पोल्यूटेड साइट पर बाहर से इंट्रोड्यूस करना। यह अप्रोच जनरली काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ग्राउंड पर इन नए बैक्टीरिया की सर्वाइवल रेट बहुत वेरिएबल होती है क्योंकि इन्हें नेटिव बैक्टीरिया से कम्पीट करना पड़ता है। दूसरी तरफ बायोस्टिम्युलेशन का मतलब है वहां पर नेचुरली पहले से मौजूद बैक्टीरिया को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स खिलाना। जब इन नेचुरली अकरिंग बग्स को प्रॉपर फर्टिलाइजर मिलता है तो इनकी पॉपुलेशन अचानक से एक्सप्लोड करती है और वो पोल्यूशन को रैपिडली डिग्रेड करते हैं। इसका अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक नोट कर लीजिए।
बायो ऑगमेंटेशन इक्वल्स एड बग्स और बायो स्टिमुलेशन इक्वल्स फीड बग्स। अगर पेट्रोलियम डिग्रेडेशन के आंसर में हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर करने हैं तो 2010 के डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल का स्पेसिफिक केस स्टडी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। उस ह्यूज मरीन डिजास्टर में एल्कानिवोरेक्स बुर्कोमेंसिस नाम के नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया ने हीरो का रोल प्ले किया था। ये बैक्टीरिया वैसे ओशन में नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं, पर ऑयल स्पिल आते ही ये अचानक ब्लूम करके लगभग 90% तक माइक्रोबियल कम्युनिटी डोमिनेट कर लेते हैं। आपके आंसर में ये दो एक्शंस क्लियर आनी चाहिए। पहला, ये बैक्टीरिया रैमनोलिपिड्स जैसे बायोसर्फेक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सर्फेक्टेंट्स पानी और ऑयल का सरफेस टेंशन ड्रास्टिकली कम करके थिक ऑयल को माइक्रो ड्रॉपलेट्स में इमल्सिफाई कर देते हैं। और दूसरा, इमल्सिफिकेशन के बाद इसके एल्केन मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम्स ऑयल के स्ट्रॉन्ग कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स को केमिकली क्लीव करके उस खतरनाक हाइड्रोकार्बन को हार्मलेस मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। एग्जामिनर ये पढ़ेगा तो पूरे नंबर देगा। अब बात करते हैं प्लांट्स और माइक्रोब्स की कंबाइंड पावर की। ये थरली एक एडवांस्ड लेवल टॉपिक है और पेपर के डिफिकल्ट सेक्शंस में टॉप टियर ग्रेड सिक्योर करने के लिए बहुत एसेंशियल है। जब हम डीडीटी या एट्रिजीन जैसे बेहद स्टबर्न पेस्टिसाइड्स को डिग्रेड करने की बात करते हैं तो माइक्रोब्स स्पेसिफिक बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स डिप्लॉय करते हैं। हाइड्रोलिसिस में वो वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करके एस्टर या एमाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। लेकिन इसमें सबसे क्रूशल पॉइंट जो स्ट्रांगली हाईलाइट करना है वो है डीहैलोजिनेशन। डीडीटी जैसे केमिकल्स लंबे समय तक एनवायरनमेंट में क्यों टिके रहते हैं? उनकी एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी उनके कार्बन क्लोरीन बॉन्ड्स की वजह से होती है। स्पेसिफिक माइक्रोब्स रिडक्टिव डीहैलोजिनेशन के थ्रू इन क्लोरीन एटम्स को केमिकली स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं, और जैसे ही ये हैलोजन हटता है उस मॉलिक्यूल की टॉक्सिसिटी ड्रास्टिकली गिर जाती है। इसके अलावा डाइऑक्सीजनेजेस एंजाइम्स की मदद से कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक रिंग्स को ओपन करना, जिसे हम रिंग क्लीवेज कहते हैं, ये भी उनका एक बहुत मेजर डिग्रेडेशन पाथवे है। और देखिए, जब प्लांट्स और सॉइल माइक्रोब्स एक साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं तो उस अल्टीमेट प्रोसेस को राइजोरेमीडिएशन कहते हैं। क्लास, हमेशा याद रखना कि यहाँ एक और एक दो नहीं बल्कि 3 होते हैं। ये एक इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल सिनर्जी है। प्लांट की रूट्स कंटिन्यूअसली कार्बन रिच रूट एक्सुडेट्स जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, शुगर्स और अमीनो एसिड्स सॉइल में रिलीज करती रहती हैं। ये एक्सुडेट्स वहाँ के राइजोस्फीयर माइक्रोब्स को हाईली न्यूट्रिशियस फूड और एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स के आने से माइक्रोबियल आबादी बढ़ती है और बदले में वो माइक्रोब्स उस टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफाई करके प्लांट की सॉइल को कंप्लीटली क्लीन कर देते हैं। दोनों अकेले जितना क्लीन अप कर सकते हैं, साथ आने पर उनकी एफिशिएंसी नेचुरली एक्सपोनेंशियल हो जाती है। ऑलराइट क्लास, अब हम अपनी फाइनल यूनिट 4 में एंटर कर रहे हैं। यहाँ हमारा पूरा फोकस वेस्ट मैनेजमेंट की उन लार्ज स्केल और स्टेप बाय स्टेप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस पर रहेगा जो सीधे एप्लीकेशन बेस पर पूछी जाती हैं। कंपोस्टिंग के ये 4 सक्सेसिव स्टेजेस कंसिस्टेंटली लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं। स्टेज 1 मेसोफिलिक स्टेज, जहां नॉर्मल टेम्परेचर यानी 25 से 40 डिग्रीज पर बैक्टीरिया तेजी से सिंपल शुगर्स और प्रोटीन्स डिग्रेड करते हैं। इस एक्टिविटी से नेचुरल हीट जनरेट होती है जो दूसरे स्टेज को ट्रिगर कर देती है। स्टेज 2 थर्मोफिलिक स्टेज, ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि टेम्परेचर सीधा 70 डिग्रीज तक शूट अप कर जाता है। ये एक्सट्रीम हीट सारे डेंजरस पैथोजेंस और अनवांटेड वीट सीड्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और इस दौरान थर्मोफिलिक बैक्टीरिया टफ सेल्यूलोज को ब्रेक करते हैं। स्टेज 3 कूलिंग स्टेज, जहां पाइल का टेम्परेचर वापस गिरता है, फंजाई की वापसी होती है और वो बचे हुए कॉम्प्लेक्स लिग्निन कॉम्पाउंड्स को डिकम्पोज करते हैं। और स्टेज 4 मैचुरेशन, जहां एक स्टेबल न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस फॉर्म होता है। वहां जो वो क्लास अर्थी स्मेल आती है ना, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के बनाए हुए जोजमिन कॉम्पाउंड की वजह से आती है। इसे याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक है माय टाइगर कांट मूव, मेसो, थर्मो, कूलिंग, मैचुरेशन। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को हमेशा इन्हीं 4 सीक्वेंशियल फेजेस में लिखना होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं करेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट केवल एक फिजिकल स्क्रीनिंग और ग्रेविटी सेडिमेंटेशन है, जहां सॉलिड कचरा और ग्रिट अलग किया जाता है। इस स्टेज में माइक्रोब्स का प्रैक्टिकली कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इस पूरे सिस्टम का दिल है और ये प्योरली बायोलॉजिकल है। आज की क्लास को मेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के एरेशन टैंक मैकेनिज्म में ज़ूग्लोया रामीजेरा बैक्टीरिया का नाम पेपर में क्लियर लिखा होना चाहिए। ये बैक्टीरिया स्टिकी बायोपॉलिमर सिक्रीट करके फ्लॉक्स बनाता है, जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को रैपिडली अब्जॉर्ब करके बॉटम में सेटल डाउन कर देते हैं।
उसके बाद टर्शरी ट्रीटमेंट में रिमेनिंग डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को निकालते हैं और यूवी से पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। और अंत में जो एक्सेस बायोलॉजिकल स्लज निकलता है उसे एक डाइजेस्टर में मिथेनोजेंस के हवाले कर दिया जाता है। ये मिथेनोजेंस एनारोबिक डाइजेशन करके उसे वैल्यूएबल बायोगैस जनरेट करते हैं। रैपिड कंपैरिजन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर्स का ये ब्रॉड कॉन्ट्रास्ट दिमाग में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स इनहेरेंटली स्पेसिफिक नहीं होते। वो खेतों से बारिश के पानी के साथ बहकर लेक्स और रिवर्स में पहुंच जाते हैं, जहां वो मैसिव एल्गल ब्लूम्स कॉज करते हैं। इस डिजास्ट्रस प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। ये केमिकल्स ओवर टाइम नेचुरल सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को पूरी तरह डेड कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ बायो फर्टिलाइजर्स हाईली स्पेसिफिक और कंप्लीटली इको फ्रेंडली होते हैं। एक बार फिर से क्लास को रिमाइंड करवा दूं, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए बायो फर्टिलाइजर्स का अनडिस्प्यूटेड किंग है, जो आसपास की सॉइल केमिस्ट्री को बिना थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किए डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट रूट्स तक नेचुरली डिलीवर करता है। तो क्लास, अपना ये इंटेंसिव रिवीजन सेशन रैप अप करने से पहले मैं आपके दिमाग में फाइनल एग्जाम्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहता हूँ। देखिए, आइडियोनेला साकाइसेंसिस नाम का बैक्टीरिया हाल ही में डिस्कवर हुआ है, जो एक्चुअली अपने एंजाइम्स यूज करके कमर्शियल पीईटी प्लास्टिक्स को कंप्लीटली डिग्रेड और डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या फ्यूचर में सिंथेटिक बायोलॉजी और ऐसी प्रिसाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ऐसे कस्टम माइक्रोबायोम्स डिजाइन नहीं कर सकते, जो आगे चलकर हमारे इस ग्लोबल प्लास्टिक और केमिकल पोल्यूशन को जड़ से परमानेंटली एराडिकेट कर दे? सोचिए जरा, यही एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का सच्चा फ्यूचर है और इस पर डीप थॉट देना तो बनता है। खैर, इसके साथ ही हमारा आज का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स कंप्लीटली कंक्लूड होता है। सारे मिनोमिक्स, टेबल्स और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को एग्जाम से पहले अच्छी तरह रिवाइज करिएगा। सभी कैंडिडेट्स को आने वाले उनके फाइनल एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। कीप स्टडिंग।